सुपर प्राइम टाइम की शुरुआत वॉर ब्रेकिंग न्यूज के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर यह कि इजरायली बंधकों की रिहाई की उम्मीद बढ़ गई है। इसके अलावा इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया है, कहा है कि जल्दी अच्छी खबर मिलने की उम्मीद है। यानी बंधकों को लेकर अब नेतन्याहू ने भी बड़ा बयान दे दिया है। हाईजैक इजरायली जहाज पर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। हूती ने जहाज छोड़ने पर शर्त रख दी है, सीज फायर। गाजा में पानी बिजली बहाली की शर्त रखी गई है हूती विद्रोहियों के द्वारा। तो दो फ्रंट पर अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है जल्द ही। लेकिन इजरायली डिफेंस फोर्स ने हमास के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया तो ये आशंकाएं जताई जाने लगी कि ये दूसरा नकबा हो सकता है। इजरायल ग्रेटर इजरायल की स्थापना के इरादे से हमले कर रहा है। लेकिन देखते ही देखते अरब के शक्ति समीकरण ऐसे हो गए हैं कि इजरायल और अमेरिका घिरते जा रहे हैं। अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने मिलकर फिलिस्तीन की पुनर्स्थापना योजना तेज कर दी है। लेकिन क्या गाजा युद्ध का 2 स्टेट सॉल्यूशन लागू हो सकता है? क्या इजरायल का नक्शा एक बार फिर 1947 वाली स्थिति में जा सकता है? देखिए क्या है पुतिन और जिनपिंग का प्लान 1947। आईडीएफ ने गाजा पर नियंत्रण वापस लेने के इरादे से ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया। लेकिन अरब के नेताओं ने अमेरिका विरोधी रूस और चीन के साथ मिलकर बड़ी रणनीति तैयार की है। ये रणनीति है इजरायल से फिलिस्तीन की जमीन वापस लेकर फिलिस्तीन की पुनर्स्थापना। सात अक्टूबर को इसी लक्ष्य के लिए युद्ध शुरू किया गया। इसे तीसरा इंतिफादा कहा जा सकता है, लेकिन ये पहले के 2 इंतिफादा से कहीं ज्यादा बड़ा ऑपरेशन और इसमें अमेरिका विरोधी महाशक्तियां शामिल हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमला रूस की इच्छा से किया गया। हमास इजरायल युद्ध भड़काने के पीछे पुतिन का सीधा हाथ है। ज़ेलेंस्की की खुफिया एजेंसी GOR की रिपोर्ट है कि पुतिन ने अमेरिका का ध्यान यूक्रेन युद्ध से हटाने के लिए ये वॉर फ्रंट खोला और इसमें कामयाब हो रहे हैं। दावा यह भी है कि हमास और हिजबुल्लाह को इतना मजबूत किया जा रहा है कि जिससे अमेरिकी सेना की हालत अफगानिस्तान जैसी हो सकती है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि हमास को नए आर्टिलरी सिस्टम भेजे जाने की तैयारी है। ये आर्टिलरी सिस्टम सोवियत दौर के हैं। 1970 के दशक में ये हथियार क्यूबा भेजे गए थे। ये क्यूबा में सोवियत संघ के दौर का विशाल कंक्रीट बंकर है। इसमें सोवियत दौर के अलग अलग तरह के हथियार जमा किए गए हैं। यहां टैंक, MLRS और भारी मात्रा में गोला बारूद है जो रूस ने अमेरिका से शीत युद्ध के दौरान क्यूबा पहुंचाया था। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि इन हथियारों को हमास या फिर हिजबुल्लाह को सप्लाई करके उनकी ताकत बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि रूस और चीन का लक्ष्य है फिलिस्तीन को दुनिया के नक्शे पर दोबारा उभारना और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सामरिक से लेकर डिप्लोमेटिक स्तर तक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गाजा युद्ध के बहाने चीन और रूस ने अरब सहित मुस्लिम देशों को संगठित कर लिया है। 20 नवंबर को सऊदी अरब, जॉर्डन, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलिस्तीन OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के महासचिव बीजिंग पहुंचे और अरब के यही नेता अब मॉस्को में गाजा युद्ध के 2 स्टेट समाधान पर मंथन कर रहे हैं। यह मंथन कामयाब भी होता दिख रहा है। बीजिंग में अरब नेताओं से मुलाकात के बाद शी जिनपिंग ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से फोन पर बात की। युद्ध के समाधान पर बात करते हुए जिनपिंग ने मैक्रों को 2 स्टेट थ्योरी के बारे में बताया और मैक्रों इस पर सहमत हो गए। मतलब यह है कि इजरायल के पक्ष में खड़े नेटो देश भी फिलिस्तीन की पुनर्स्थापना के समाधान पर सहमत हो रहे हैं।
और आने वाले समय में ये थ्योरी इजराइल के नक्शे पर आकार ले सकती है। उन्नीस 1946 में इजराइल का नक्शा कुछ इस तरह का था। हरे इलाके फिलिस्तीन के थे और सफेद क्षेत्र इजराइल के। 1947 में इजराइल का क्षेत्र पहले के मुकाबले बढ़ गया। 1967 में इजराइल का क्षेत्र और बढ़ा और फिलिस्तीन घटता गया। 2012 में हरा क्षेत्र और ज्यादा घट गया, मतलब इजराइल का विस्तार हुआ। माना जा रहा है कि 2023 में इजराइल गाजा पट्टी पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन अमेरिका विरोधी खेमा अरब और मुस्लिम देशों को एकजुट करके 1947 वाले नक्शे की पुनर्स्थापना का प्लान तैयार कर चुका है। यानी इजराइल से जमीन वापस लेकर फिलिस्तीनी नागरिकों को देने का प्लान है और इजराइल का क्षेत्र घटाकर 1947 वाली स्थिति में लाने की तैयारी हो रही है। अमेरिकी खेमा भी मान रहा है कि इस युद्ध में शांति का रास्ता 2 स्टेट सॉल्यूशन की थ्योरी ही है, क्योंकि हमास पहले ही कह चुका है कि वो स्थायी युद्ध के लिए तैयार है। अब सवाल है कि 2 स्टेट थ्योरी है क्या? दशकों से इजराइल फिलिस्तीन युद्ध का समाधान 2 देशों की स्थापना को माना गया है। क्षेत्र को 2 राज्यों में बांटने का प्रस्ताव पहली बार 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने दिया था। इस बंटवारे में इजराइल के साथ एक आजाद फिलिस्तीन की स्थापना होनी थी। इजराइल को लगभग 55% भूमि देने का प्रस्ताव था और बाकी 45% अरब राज्य फिलिस्तीन को देने की बात कही गई थी। सैद्धांतिक तौर पर इजराइल सहमत था, लेकिन कभी इस समाधान को लागू नहीं किया। 1948 में इजराइल की स्थापना के 75 साल बाद भी इस मुद्दे पर संघर्ष जारी है। लेकिन अरब शक्ति के समीकरण उलट पुलट होते देख अब यह संभावना जोर पकड़ रही है कि यह थ्योरी मजबूत होती जा रही है और इसके पीछे कई बड़ी वजह हैं। वैश्विक शक्तियों के संगठनों में गाजा युद्ध का मुद्दा जोर पकड़ रहा है और इजराइल सहित अमेरिका पर शांति स्थापना का दबाव बढ़ रहा है। इसके अलावा और भी कई कारण हैं। पहला कारण है गाजा युद्ध के जरिए रूस और चीन अरब क्षेत्र में अपना वर्चस्व बढ़ा रहे हैं। अरब अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर खतरा बढ़ता जा रहा है क्योंकि 60 से ज्यादा हमले यूएस बेस पर हो चुके हैं। अमेरिका को शक्ति संतुलन गड़बड़ाने का डर है क्योंकि गाजा पर एक मजबूत अमेरिकी विरोधी खेमा आकार ले रहा है। ईरान, रूस और चीन मिलकर हिजबुल्ला, हूती सहित प्रॉक्सी संगठनों को मजबूत कर रहे हैं। अमेरिका को डर है कि अरब में अफगानिस्तान जैसे संकट में फंस सकता है। गाजा मुद्दे पर ईरान, चीन और रूस का फ्रंट मजबूत होता दिख रहा है। अमेरिका नहीं चाहता है कि अरब उसके लिए कभी न सुलझने वाला संकट बन जाए। इसीलिए अमेरिका भी 2 स्टेट सॉल्यूशन थ्योरी का समर्थन कर रहा है और यह माना जा रहा है कि वो इजराइल को इस समाधान पर राजी करने के लिए जोर लगा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर है कि उत्तरी गाजा में आईडीएफ का ऑपरेशन जारी है। मागिलान यूनिट का शती कैंप पर हमला। शती कैंप में हमास ठिकाने पर यह हमला किया गया। घर के अंदर मिला हथियारों का जखीरा, ये दावा इजरायली डिफेंस फोर्स का। इजराइल हमास जंग के बीच लेबनान तीसरे विश्व युद्ध का एपिसेंटर बन चुका है, क्योंकि जहां एक तरफ लेबनान की राजधानी बेरूत में पश्चिमी देशों से हथियारों की सप्लाई हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लेबनान का संगठन हिजबुल्ला इजरायली सेना के लिए काल साबित हो रहा है। हिजबुल्ला की तरफ से ताबड़तोड़ अंदाज में उत्तरी इजराइल पर हमले किए जा रहे हैं, जिसके चलते आईडीएफ खेमे में हाहाकार मचा हुआ है। इसी बीच खबर यह भी सामने आ रही है कि इजराइल के खिलाफ हिजबुल्ला ने ऑपरेशन माउंट हर्मन को एक्टिव कर दिया है, जो इजराइल के लिए महा खतरे का संकेत है। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में।
पहले गाजा दहला, फिर वेस्ट बैंक सुलगा और अब लेबनान में बारूदी बवंडर अपने चरम पर है। आईडीएफ के ताबड़तोड़ हमले ने दक्षिणी लेबनान में खलबली मचा रखी है। जानते हैं क्यों? हमास की तरह इजरायली विरोधी गुट हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए, ईरान समर्थित हिजबुल्लाह लड़ाकों के ठिकानों को तबाह करने के लिए। गाजा के बाद लेबनान वाया वेस्ट बैंक जंग शिफ्ट हो जाएगी, इसका अंदाजा किसी को नहीं था और ठीक इसी तरह इजरायली सेना का ये दांव उल्टा पड़ जाएगा, इसका अंदेशा भी किसी को नहीं था। जी हां, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि भले ही हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज किया, मगर हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई और सॉलिड पलटवार ने इजरायली सेना के होश फाख्ता कर दिए। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। मसलन हिजबुल्लाह का पहला प्रहार, आईडीएफ के गैलिली डिवीजन बेस पर रॉकेट से हमला। हिजबुल्लाह का दूसरा प्रहार, किरियत शिमोना में इजरायली सेना पर ड्रोन अटैक। हिजबुल्लाह का तीसरा प्रहार, आईडीएफ के ब्रानित बेस पर 4 फुरकान मिसाइलों से हमला। हिजबुल्लाह का चौथा प्रहार, उत्तरी इजराइल पर आत्मघाती ड्रोन से ताबड़तोड़ अटैक। हिजबुल्लाह का पांचवा प्रहार, इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर मिसाइलों से हमला। חשוב להישאר במקומותיכם כדי להימנע מפגיעה. 40 से ज्यादा मिसाइलों, दर्जनों ड्रोन और रॉकेट के जरिए पूरी प्लानिंग के साथ हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजरायली सेना के अलग अलग ठिकानों को निशाना बनाया। रॉकेट और किलर मिसाइलों के साथ साथ आत्मघाती ड्रोन से भी उत्तरी इजराइल के इलाकों में विस्फोटक हमले किए। जानते हैं, हिजबुल्लाह चीफ ने यह पहले ही साफ कर दिया था कि वो इजराइल पर हमला कब और कैसे करेंगे। मसलन गाजा में इजराइल से जंग लड़ रहा हमास जब थक जाएगा तो फिर युद्ध में मोर्चा हम संभालेंगे। यकीन मानिए, हिजबुल्लाह के लड़ाके अपनी ताकत और हथियारों के दम पर इजरायली सेना को सरेंडर करने पर मजबूर कर देंगे। शायद यही वजह है कि 46 दिनों से जारी जंग में जैसे ही हमास कमजोर पड़ा, फौरन हिजबुल्लाह एक्शन में आ गया और बेहद ही विध्वंसक और विस्फोटक अंदाज में इजरायली सेना उनके सैन्य ठिकानों पर धावा बोल दिया। लेकिन आपको बता दें कि हिजबुल्लाह अभी रुकने वाला नहीं है। हिजबुल्लाह की नई वॉर स्ट्रैटेजी से जुड़ा जो खुलासा हुआ है वो बेहद ही चौंकाने वाला है। दरअसल एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है। खुलासा नंबर 1, लेबनान में मौजूद पश्चिमी देशों के दूतावास में भारी तादाद में हथियार पहुंचे। खुलासा नंबर 2, ईरान ने भी इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह को हथियारों की सप्लाई की। खुलासा नंबर 3, सीरिया लेबनान बॉर्डर पर मौजूद माउंट हरमन पर हिजबुल्लाह ने बेस बनाया। मतलब ये कि एक तरफ हिजबुल्लाह आईडीएफ के सैन्य अड्डों पर हमला कर रहा है, उत्तरी इजराइल के इलाकों को टारगेट कर रहा है। वहीं इस जंग में हिजबुल्लाह को हथियारों की कमी ना हो, इसके लिए ईरान के से भी हथियारों की सप्लाई हो रही है ताकि हिजबुल्लाह पूरी ताकत के साथ आईडीएफ के सामने डटा रहे। शायद यही वजह है कि हिजबुल्लाह के लड़ाके मौका मिलते ही इजरायली सेना पर हमला करने से नहीं चूक रहे। ऐसा नहीं है कि हिजबुल्लाह ही जंग में भारी दिखाई दे रहा है। आईडीएफ भी दक्षिणी लेबनान में विध्वंसक प्रहार कर रही है। एयर स्ट्राइक के जरिए हिजबुल्लाह के सैन्य अड्डों और टॉप कमांडर्स के ठिकानों को भी निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन जंग को लंबी खींचने के लिए हिजबुल्लाह ने ऑपरेशन माउंट हरमन को एक्टिव किया है।
उससे इजराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। लेबनान सीरिया बॉर्डर के बीच माउंट हर्मन पहाड़ मौजूद है, जो कि सीरिया की राजधानी दमिश्क के पश्चिमी छोर पर है। माउंट हर्मन की चोटियों पर ज्यादातर बर्फ जमी रहती है। माउंट हर्मन से इजरायली बॉर्डर महज 300 किलोमीटर दूर है। ऐसे में हिजबुल्लाह माउंट हर्मन पर सैन्य अड्डे तैयार कर रहा है। माउंट हर्मन की चोटियों पर हथियारों की खेप जुटा रहा है। सर्दियां शुरू होने से पहले हिजबुल्लाह की यह तैयारी इसलिए भी घातक मानी जा रही है कि अगर माउंट हर्मन पर हिजबुल्लाह ने मिलिट्री बेस बना लिया, विध्वंसक हथियार जुटा लिए, लड़ाकों की तैनाती कर दी, तो फिर माउंट हर्मन की बर्फीली चोटियों से इजरायली सेना पर, उसके सैन्य अड्डों पर, इसके साथ साथ उत्तरी इजराइल पर आसानी से हमला कर सकता है। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह के साथ साथ सीरिया में मौजूद इजराइल विरोधी गुट भी आईडीएफ पर भारी साबित हो सकते हैं। यानी अगर हिजबुल्लाह अपने मकसद में कामयाब हुआ तो फिर उत्तरी फ्रंट से उसकी घेराबंदी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। नेतन्याहू ने हमास के संपूर्ण विनाश की कसम खाई है, इसलिए गाजा पर लगातार बमबारी की जा रही है। हैरानी की बात यह है कि ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठन भी यही चाहते हैं कि इजराइल युद्ध में इसी तरह उलझा रहे। दरअसल इसके पीछे एक बड़ा प्लान है जिससे इजराइल को तबाह करने की तैयारी है। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए ईरान ने वो कौन सा चक्रव्यूह रचा है जिसमें इजराइल का लंबे वक्त तक युद्ध लड़ना उसके लिए आत्मघाती साबित होगा। जिस दिन से जंग शुरू हुई है उसी दिन से इजराइल को रोजाना हजारों डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं। यानी जितना गाजा धधकेगा उतना ज्यादा इजरायली खजाना खर्च होगा। जितना गाजा सुलगेगा उसका असर इजराइल की अर्थव्यवस्था पर भी होगा। ना तो हमास का खात्मा हुआ है, ना ही सरेंडर किया है, उल्टा वो लगातार हमलावर हो रहा है। इसके अलावा इजराइल को दहलाने के लिए चार तरफ से अटैक किया जा रहा है। गाजा पट्टी से हमास हमले कर रहा है। लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह हुंकार भर रहा है। सीरिया बॉर्डर से ईरानी प्रॉक्सी एक्टिव है, जबकि यमन से हूती इजराइल पर मिसाइल अटैक कर रहा है। जाहिर है इस घेराबंदी को तोड़ने के लिए इजराइल को ज्यादा हथियार और ज्यादा मिलिट्री पावर लगानी पड़ रही। ज्यादा मिलिट्री पावर झोंकने का अर्थ है ज्यादा खर्च, और यही ईरान चाहता है। यानी इजराइल की घेराबंदी यूं ही नहीं की जा रही, इसके पीछे ईरान का षड्यंत्र बताया जा रहा है। वरना हमास और हिजबुल्लाह के पास इतने लंबे वक्त तक टिकने के लिए ना तो हथियार थे और ना ही इतनी हिम्मत कि वो इजराइल से मुकाबला कर पाता। 44 दिन बीत जाने पर भी हमले कम नहीं हुए। इजराइल लगातार थर्रा रहा है। तेल अवीव पर मिसाइल अटैक, लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागे, गाजा पट्टी सरहद पर 7 मिलिट्री वाहन तबाह, रामल्ला में आईडीएफ सैनिकों पर फायरिंग, हालांकि इन हमलों का इजराइल ने जबरदस्त जवाब दिया है। उत्तरी गाजा से लेकर दक्षिणी गाजा में खूब बारूद बरसाया है। दूसरी तरफ वेस्ट बैंक में ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। रिहायशी इलाकों पर भी बम गिराए जा रहे हैं, जिससे हमास लड़ाके और उनकी मदद करने वालों के मंसूबे को रौंदा जा सके।
इजराइल यूं ही जंग में उलझा रहे, यही तो ईरान चाहता है। दरअसल यही ईरान की प्लानिंग भी है कि जंग लड़ते लड़ते जब इजराइल कमजोर हो जाएगा तो उसे पूरी तरह तबाह करने के लिए फाइनल प्रहार किया जाएगा। अब समझिए ईरान की प्लानिंग कहां तक है। इजराइल के साथ जंग को लंबा खींचना चाहता है ईरान। लगातार ईरान के प्रॉक्सी संगठनों की मदद करके इजराइल पर हमले करा रहा है। एक तरफ हथियार सप्लाई कर रहा है, दूसरी तरफ हथियार बनाने की तकनीक दे रहा है जिससे हमास और हिजबुल्लाह खुद प्रोडक्शन कर सके, क्योंकि ईरान को पता है जंग लड़ने से इजराइल कमजोर होता जाएगा। इस दौरान ईरान इजराइल और अमेरिका के खिलाफ इस्लामिक देशों को एकजुट करेगा। मिडिल ईस्ट से अमेरिका का दबदबा खत्म करने के लिए ये चाल चली। दरअसल ईरान बताना चाहता है कि इजराइल के मुद्दे पर दुनिया दो हिस्सों में बंट गई है। इसका असर यह होगा कि सुपर पावर अमेरिका का प्रभाव कम होगा और रूस और चीन को इससे मजबूती मिलेगी। और ऐसा हुआ तो इजराइल को हराना बेहद आसान होगा, क्योंकि अमेरिका इजराइल की मदद करने से पहले खुद को मजबूत करेगा, क्योंकि उसे रूस और चीन से युद्ध का खतरा लगेगा। और यही वक्त होगा जब आर्थिक तौर पर कमजोर हो चुके इजराइल पर पूरी ताकत से हमला किया जाए। युद्ध का हर दिन इजराइल को आर्थिक संकट की गहरी खाई में धकेलता जा रहा है। 7 अक्टूबर से लेकर आज तक हर रोज इजराइल को करीब 2000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। इजराइल अब तक सेना और गोला बारूद पर करीब 17,000 करोड़ का खर्च कर चुका है। अगर इसी तरह युद्ध चला तो अगले 6 महीने में इजराइल के करीब 42,000 करोड़ खर्च हो जाएंगे। इजराइल का पूरा फोकस युद्ध पर है, इसलिए कारोबार लगातार चौपट हो रहा है। इस वजह से इजरायली करेंसी में 3.5% की गिरावट हो चुकी है। साथ ही इजरायली शेयर बाजार में भी 9.3% की गिरावट दर्ज की गई है। इजराइल का बजट घाटा 7 गुना बढ़ गया है। 7 अक्टूबर हमले के बाद विदेशी कर्ज बढ़कर 50,000 करोड़ हो गया है, क्योंकि इस हथियार और गोला बारूद खरीदने पड़ रहे हैं। कारोबार और दूसरे संसाधनों के बजट में कटौती की जा रही है, जिससे बेरोजगारी दर 2.3% से बढ़कर 3% हो चुकी है। इजराइल इसी तरह हमले करता रहा तो आने वाले वक्त में बड़े आर्थिक संकट में फंस सकता है। इजराइल के फाइनेंशियल न्यूज़पेपर कैलकुलिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 6 महीने में इजराइल की जीडीपी में 10% की गिरावट आ सकती है। हालात कोविड काल से भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। तब 2 साल में विदेशी मुद्रा भंडार में $40 बिलियन की कमी आई थी, जो युद्ध के दौरान अगले 6 महीनों में ही $51 बिलियन कम हो सकता है। खासतौर से 7 अक्टूबर को हमास के हमला करने के बाद इजराइल में बाजार, दुकानें, फैक्ट्रियां करीब 10 दिनों तक बंद रही थी। इसके अलावा इजराइल अपनी 9% वर्कफोर्स को युद्ध में झोंक चुका है। रिजर्व सैनिकों की संख्या करीब 3,60,000 है, जिनके परिवार की आर्थिक सहायता से भी इजरायली सरकार पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है। जबकि इजराइल को इस वक्त ज्यादा पैसे की जरूरत है, क्योंकि उसे युद्ध के लिए नए हथियार या तो बनाने पड़ रहे हैं या फिर खरीदने पड़ रहे हैं। साल 2020 में अमेरिका ने इजराइल को सैन्य मदद के रूप में $3.8 बिलियन दिए थे। यह पिछली मदद के मुकाबले 6% ज्यादा थी, लेकिन उस वक्त युद्ध नहीं था। अब हालात अलग है। हालांकि अमेरिका मदद कर रहा है, लेकिन यूक्रेन को सैन्य मदद देने की वजह से वो इजराइल को बहुत ज्यादा फंड नहीं दे सकता। यहां तक कि इजराइल के पास तोप के गोले भी नहीं हैं और अमेरिका अगले 2 महीने तक नहीं दे सकता, क्योंकि यूक्रेन को उसने बड़ी खेप हाल ही में भेजी है। उधर ईरान की तरफ से धमकी दी गई है। इजराइल के खिलाफ विरोध बढ़ रहा है, जो इजराइल को हार की तरफ ले जा रहा है, क्योंकि वो लंबा युद्ध नहीं लड़ पाएगा, जबकि हमास और दूसरे संगठन लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं।
यानी ईरान बड़े शातिर तरीके से खुद फ्रंट पर आए बिना प्रॉक्सी संगठनों को उकसा रहा है, जिससे इजराइल युद्ध में फंसा रहे और उसकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो जाए कि उसे सोचना पड़े पहले अपने लोगों को रोटी दे या फिर गाजा पर बम बरसाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर यह कि इजराइल का दक्षिणी लेबनान में हमला, हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया गया निशाना। हिजबुल्लाह के सैन्य वाहन तबाह हो गए हैं इस हमले में। नवंबर खत्म होने वाला है और सर्दियां दस्तक दे चुकी हैं, जिसका इंतजार हमास को जंग के पहले दिन से था। तापमान कम होने के साथ ही हमास अपना विंटर प्लान एक्टिवेट करने वाला है, जिसका नतीजा होगा इजराइल में 7 अक्टूबर से भी बड़ा नरसंहार। सर्दियों के लिए रूस और ईरान से हमास को नए हथियारों का जखीरा भी जल्द पहुंचने वाला है। इन हथियारों को खासतौर से विंटर वॉर के लिए तैयार किया गया है। दरअसल सर्दियों में जंग के लिए हमास ने इजराइल के खिलाफ खास चक्रव्यूह रचा है, जिससे निकलना इजराइल के लिए बेहद मुश्किल होगा। गाजा के रण का नया अध्याय शुरू होने वाला है। एक ऐसा चैप्टर जो जंग में बड़ा यू टर्न लाने का दम रखता है। जिसके इंतजार में हमास बीते 46 दिनों से जंग को खींच रहा था। गाजा के रण का ऐसा फेज है जो इजराइल को बैकफुट पर धकेल सकता है। इसकी तैयारी इजराइल ने 7 अक्टूबर के हमले से पहले ही शुरू कर दी थी और हमास की इस तैयारी को अब अंजाम तक पहुंचाने का वक्त आ चुका है। दरअसल हमास इजराइल पर 7 अक्टूबर से भी बड़े हमले की तैयारी में है। बस इंतजार है तो माकूल वक्त का, जो अब धीरे धीरे करीब आ रहा है। गाजा की जमीन पर बरसते बारूद के बीच इजराइल बॉर्डर पर गोलान हाइट्स के इलाकों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। गाजा में भी बीते कुछ दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। इसी का फायदा उठाकर जहां हमास इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन को फेल करने की तैयारी में है, वहीं इजराइल को 7 अक्टूबर से भी बड़ा जख्म देने के प्लान पर काम कर रहा है। गाजा और इजराइल में बदलता मौसम कैसे इस जंग में 360 डिग्री टर्न ला सकता है और इजराइल पर हमले का नया प्लान क्या है, हर सवाल का जवाब आपको देंगे। मगर उससे पहले व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी का वो बयान सुन लीजिए जो इजराइल पर मंडरा रहे खतरे का अलार्म बजा रहा है। हमास इजराइल पर 7 अक्टूबर से भी बड़ा हमला करेगा और वो भी बहुत जल्द। दावा है कि सर्दियों का फायदा उठाकर हमास इजराइल के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाने की तैयारी में है। ये ऑपरेशन 7 अक्टूबर से भी ज्यादा विध्वंसक होगा। हमास इजराइल बॉर्डर में घुसकर पहले से भी बड़े नरसंहार को अंजाम देगा। इस बार हमास के टारगेट पर इजराइल के नए शहर होंगे। हमास की तैयारी इजराइल के मध्य में मौजूद शहरों को दहलाने की है। हमास को बस सर्दियों के पूरी तरह से आने का इंतजार है, जिसकी शुरुआत गोलन हाइट्स से हो चुकी है। उन्नीस नवंबर के बाद से ही हार्मोन की चोटियों पर बर्फ गिरनी शुरू हो जाएगी। दिसंबर के मध्य तक इजराइल के कई शहरों में बर्फ देखने को मिलेगी और इसी का फायदा हमास उठाने की तैयारी में है। इस बीच हमास के पास रूस और ईरान से भी हथियार की नई खेप पहुंच सकती है, जिनमें कई ऐसे हथियार हैं जिन्हें खास तौर से सर्दियों के बीच इजराइल को दहलाने के लिए हमास तक पहुंचाया जा रहा है। हमास को मिलने वाले हथियारों की ये लिस्ट बेहद लंबी है, मगर उसे बेसब्री से जिस हथियार का इंतजार है वो है रूस का RBK-500 बम, जिसे रूस ने कुछ महीनों पहले ही अपग्रेड कर और ज्यादा घातक बनाया है। रूस का RBK-500 एक क्लस्टर बम है। रूस ने क्लस्टर बम का ग्लाइडेड वर्जन तैयार किया है, जिससे ये बेहद ज्यादा घातक हो चुका है। दरअसल RBK-500 को नेविगेशन सिस्टम से लैस किया गया है। ग्लाइड बम की तरह विंग्स लगाए गए हैं।
यानी ये ग्लाइड बम की तरह सटीक वार करेगा और तबाही क्लस्टर बम जैसी होगी। दावा है कि इसमें खासतौर से विंटर वॉरफेयर के हिसाब से भी कई अपग्रेडेशन किए गए। हमास को रूस से ये ग्लाइड बम जल्द मिल सकते हैं। इसके अलावा ईरान का सबसे लेटेस्ट ड्रोन भी सर्दियों से पहले हमास को मिल सकता है। ये ईरान का शाहिद 238 ड्रोन की सबसे पहली तस्वीर है। शाहिद 238 ड्रोन ईरान का सबसे लेटेस्ट ड्रोन है। इस ड्रोन के कुल 3 वर्जन हैं। ड्रोन की खासियत को लेकर ईरान ने खुलासा नहीं किया है, मगर दावा है कि इस ड्रोन को भी खास तौर से विंटर वॉरफेयर के लिए तैयार किया गया है और ईरान इसका पहला टेस्ट गाजा युद्ध में करने वाला है, अपने प्रॉक्सी हमास के हाथों इजराइल को दहलाकर। ये घातक हथियार हाथ आते ही हमास अपने विंटर प्लान को एक्टिवेट कर देगा। इस बार सर्दियां इजराइल में भीषण तबाही लेकर आ सकती हैं। सर्दियों में इजराइल पर ट्रिपल अटैक की भी तैयारी है। ये ट्रिपल अटैक हमास, हूती और हिजबुल्लाह का ज्वाइंट ऑपरेशन होगा। दावा है कि सर्दियों के बीच गाजा से हमास इजराइल पर हमला करेगा। इसके साथ ही उत्तर में मौजूद लेबनान बॉर्डर की तरफ से हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल सकता है। वहीं रेड सी से हूती इजराइल पर कहर बनकर टूटेगा। यानी सर्दियों में इजराइल पर 3 तरफ से भीषण हमले हो सकते हैं। इन हमलों के बीच गाजा में बढ़ती ठंड भी इजरायली सैनिकों के लिए काल बन जाएगी। दरअसल बीते कुछ दिनों से गाजा में रुक रुक कर बारिश हो रही है। आने वाले दिनों में गाजा का मौसम और ज्यादा खराब होगा। सर्दी और बारिश के बीच गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन चलाना इजराइल के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। वहीं सुरंग और इमारतों में छिपे हमास लड़ाकों के लिए इजरायली सैनिकों से लड़ना आसान होगा। यानी इजराइल और गाजा में इस बार आने वाली सर्दियां हमास के लिए गेम चेंजर हो सकती हैं। बस इंतजार है तो हमास के विंटर प्लान के एक्टिव होने का। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। 7 अक्टूबर से 250 बंधक हमास की सुरंगों में कैद हैं। अमेरिका से लेकर अरब मुल्क तक इजराइल और हमास के बीच बंधकों की रिहाई पर डील करवाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अब 45 दिन के बाद ये कोशिश कामयाब होती हुई नजर आ रही है। हमास और इजराइल की तरफ से समझौते पर सहमति के संकेत मिल रहे हैं। इधर अमेरिका ने भी कह दिया है कि कतर की कोशिशें जल्द रंग ला सकती हैं। इजराइल से लेकर अमेरिका और कतर तक मुलाकातों का दौर जारी है। इजराइल की सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। आम इजरायली नेतन्याहू से मिलकर अपनों को आजाद कराने की गुहार लगा रहे हैं। मगर 45 दिन से ज्यादा का वक्त बीतने के बाद भी हमास के गिरफ्त में मौजूद निर्दोष लोग आजाद नहीं हो पाए। मगर अब बंधकों की रिहाई पर उम्मीद की किरण नजर आने लगी है। ऐसे समीकरण बनते दिख रहे हैं जिसने बंधकों की आजादी पर डील होने की उम्मीद तेज हो गई है, जिसे लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी संकेत दिए हैं। जो बाइडेन ने अपने एक बयान में कहा, मुझे बंधकों की रिहाई पर जल्द समझौते की उम्मीद है। मुझे भरोसा है कि बंधकों की सुरक्षित रिहाई जल्द होगी। दरअसल बाइडेन के इस भरोसे की बड़ी वजह कतर है, जो अब बंधकों की रिहाई को लेकर सीधा हमास से बात कर रहा है। कतर का दावा है कि वो जल्द हमास को मना लेगा। कतर हमास की बातचीत का असर भी दिखने लगा है। हाल ही में हमास चीफ इस्माइल हानिया ने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक पोस्ट किया। अपनी पोस्ट में हानिया ने कहा, कतर के जरिए बात आगे बढ़ रही है। इजराइल से युद्ध विराम समझौते के बेहद करीब है। युद्ध विराम पर जल्द समझौता हो सकता है। दरअसल हमास बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन उसने इजराइल के सामने 2 बड़ी शर्तें रखी हैं, जिनके पूरे हुए बिना किसी भी हालत में बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। समझौते के लिए हमास की सबसे पहली शर्त सीज फायर है। हमास कुछ दिनों का सीज फायर चाहता है ताकि गाजा में मेडिकल सहायता पहुंचे, साथ ही घायलों का दूसरे देश में इलाज हो। हमास की दूसरी शर्त है फिलिस्तीनियों की रिहाई। हमास चाहता है कि बंधकों के बदले इजराइल में कैद फिलिस्तीनी महिलाएं, बच्चों को छोड़ा जाए।
इजराइल के जिस ऑपरेशन में मोसाद जैसी नामचीन खुफिया एजेंसी भी नाकाम हो गई, उसे बेंजामिन नेतन्याहू की खास यूनिट ने अंजाम दिया है। इस खुफिया यूनिट की सूचनाओं पर ही इजराइल ने हमास पर तेजी से नकेल कसनी शुरू कर दी है। इजरायली सेना की इस स्पेशल यूनिट ने गाजा से बड़ी संख्या में हमास के लड़ाकों को भी पकड़ा है, जिनसे पूछताछ के बाद हमास के अब तक 300 अड्डों का पता चला है। हमास के लड़ाकों के लिए काल बन जाएगी इजरायली सेना की खास यूनिट। आईडीएफ की यूनिट 504 हमास के अल जैतून ब्रिगेड के लिए मौत से कम नहीं है। हमास के नेताओं को जिंदा पकड़ने वाली यूनिट 504 ने तेजी से एक्शन भी शुरू कर दिया है। इजराइल की यह स्पेशल यूनिट गाजा में हमास के आकाओं के ठिकानों पर तेजी से छापे मार रही है, क्योंकि इस यूनिट के खास टारगेट पर है हमास का अल जैतून ब्रिगेड। यूनिट 504 आईडीएफ की सीक्रेट विंग है। इजराइल ने नई रणनीति के तहत अपनी इस खास यूनिट को गाजा के मिशन पर लगाया है। यूनिट 504 ने ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान अब तक गाजा से 300 हमास लड़ाकों को पकड़ा है। सभी पकड़े गए लड़ाकों से पूछताछ में कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। हमास की सुरंगों और हथियार डिपो का भी खुलासा हुआ। इजराइल ने बेहद सीक्रेट तरीके से गाजा में जीत का प्लान बनाया है, लेकिन इस दौरान सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या बंधकों को छुड़ाने के लिए इजराइल और हमास के बीच कोई गुप्त डील भी हो रही है? क्या गाजा में सीज फायर की तैयारी की जा रही है? इन सवालों का जवाब मिलने में अभी वक्त दिख रहा है, लेकिन हमास को काबू में करने के लिए इजराइल की यूनिट 504 ने मोर्चा संभाल लिया है। यूनिट 504 इजरायली सेना की खुफिया यूनिट है। खुफिया जानकारी जुटाने का काम करती है, सैन्य ऑपरेशन में आईडीएफ की मदद करती है, कैदियों से पूछताछ के आधार पर ग्राउंड ऑपरेशन चलाती है। गाजा की जंग में इस यूनिट ने आईडीएफ को हमास के 300 ठिकानों की जानकारी दी। यूनिट 504 की जानकारी के आधार पर आईडीएफ ने उनमें से 100 ठिकानों को निशाना बनाया। इसने इजरायली सेना के लिए गाजा का डिटेल्ड मैप भी तैयार किया। यूनिट 504 के मैप से ग्राउंड ऑपरेशन चलाने में मदद मिली। रिपोर्ट्स के मुताबिक अल शिफा अस्पताल में हमास लड़ाकों के होने की जानकारी भी इजराइल की इसी स्पेशल विंग ने दी। यही नहीं, कहा जा रहा है कि गाजा के रंतीसी अस्पताल में हमास लड़ाकों की मौजूदगी की सूचना भी यूनिट 504 ने ही दी। इजराइल और हमास की जंग में यूनिट 504 की गुप्त सूचनाओं से आईडीएफ को काफी मदद मिली और इसके बाद पूरी लड़ाई का रुख बदल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इजराइल के खिलाफ समंदर में सबसे बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है। 1000 बोट्स का काफिला तुर्की से गाजा पट्टी पहुंचने वाला है, जिसमें 40 देशों के 4500 से ज्यादा प्रदर्शनकारी होंगे। अब सवाल यह है कि समंदर में इस प्रोटेस्ट को अंजाम देने का मकसद क्या है? आखिर क्या है फ्रीडम फ्लोटिला, जिसके चलते बढ़ जाएगी बाइडेन नेतन्याहू की टेंशन? देखिए इस रिपोर्ट में। 40 देशों के 4500 से ज्यादा लोग और करीब 1000 बोट्स। जल्दी भूमध्य सागर से वेसल्स का काफिला गाजा पट्टी की समुद्री सीमा तक पहुंचने वाला है। और जानते हैं, यह कोई सैन्य मूवमेंट नहीं बल्कि विरोध प्रदर्शन है, जो गाजा युद्ध के लिए किया जा रहा है इजराइल के खिलाफ। दरअसल हमास से जारी जंग के बीच इजराइल ने तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए। गाजा से सटी समुद्री सीमा को नो मैन्स लैंड घोषित करते हुए किसी भी तरह की आवाजाही पर रोक लगा दी। मगर अब इजराइल के इस फैसले के खिलाफ पश्चिम के कई देश एकजुट हो चुके हैं और जानते हैं, इसके लिए फ्रीडम फ्लोटिला नाम से एक रैली का आयोजन किया गया है, जिसका आगाज 22 नवंबर को तुर्की से होगा। दरअसल तुर्की के तटीय शहर से 1000 बोटों का काफिला भूमध्य सागर की तरफ बढ़ेगा।
जो साइप्रस के पश्चिमी दक्षिणी छोर से होते हुए गाजा पट्टी की समुद्री सीमा तक पहुंचेगा। इस काफिले में रशियन एक्टिविस्ट 313 बोट और स्पेनिश एक्टिविस्ट 104 बोटों पर सवार होंगे। इसके अलावा तुर्की की भी 12 बोट्स फ्रीडम फ्लोटिला में हिस्सा लेगी और गाजा पट्टी तक जाएंगी। 22 नवंबर से फ्रीडम फ्लोटिला अभियान शुरू होगा और जिस तरह इसमें दुनिया के 40 से ज्यादा देशों की भागीदारी दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं वो इजराइल और अमेरिका के लिए खतरे का संकेत है, क्योंकि अगर इस तरह के प्रोटेस्ट जारी रहे तो इंटरनेशनल दबाव के चलते बाइडेन पर प्रेशर बढ़ेगा, जिसका मतलब ये है कि अमेरिका के इशारे पर इजराइल को गाजा पर हमले रोकने भी पड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। 27 अक्टूबर से म्यांमार में एक नया वॉर फ्रंट खुल गया है। ये युद्ध है म्यांमार की रेजिस्टेंस फोर्सेस और म्यांमार की सेना तातमांदो के बीच। म्यांमार के 3 राज्यों में विद्रोहियों ने सेना के खिलाफ ऑपरेशन 1027 छेड़ दिया है। म्यांमार की सेना ने कहा है कि देश 2 हिस्सों में टूटने के कगार पर है। म्यांमार बॉर्डर के पास 1 दर्जन से ज्यादा नस्ली विद्रोही संगठनों ने सेना के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। 27 अक्टूबर को 3 विद्रोही संगठनों ने एक साथ मिलकर सेना के खिलाफ जंग छेड़ी। इस संगठन को ब्रदरहुड अलायंस नाम दिया गया है। संगठन में MNDAA यानी म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, TNLA यानी तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी और AA यानी अराकान आर्मी शामिल है। म्यांमार की सेना अब तक 20 से ज्यादा शहरों पर नियंत्रण खो चुकी है। 100 से ज्यादा सैन्य चौकियां विद्रोहियों के कब्जे में हैं। विद्रोही सेना पर हमले करके हथियार कब्जे में ले रहे हैं और सैनिकों को बंधक बना रहे हैं। चीन बॉर्डर के नजदीक वाले 8 शहरों में इजराइल की सेना ने मार्शल लॉ लागू कर दिया है। विद्रोहियों ने चीन से सटे शान स्टेट को कब्जे में ले लिया है। काया राज्य में भीषण युद्ध जारी है। भारत से सटे रखाइन राज्य में भी सेना पर विद्रोहियों के हमले जारी। विद्रोहियों पर सेना के पलटवार जारी, लेकिन पलड़ा विद्रोहियों का भारी है। फरवरी 2021 में म्यांमार की सेना ने विद्रोह करके सत्ता की कमान अपने हाथ में ले ली थी। अब विद्रोहियों ने प्राकृतिक संसाधन कब्जाने के लिए सेना से जंग शुरू कर दी है। 7 नवंबर को विद्रोहियों ने युद्ध का दूसरा चरण शुरू किया। इसे नाम दिया गया ऑपरेशन 1107। 7 नवंबर को विद्रोहियों ने काया राज्य के 2 सैन्य बेस पर कब्जा कर लिया। विद्रोही अब तक 8000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र पर कब्जा जमा चुके हैं। ब्रदरहुड अलायंस नाम के विद्रोही संगठन ने म्यांमार सेना के टैंक और बाकी हथियार कब्जे में लेकर सेना पर हमले शुरू कर दिए हैं। म्यांमार के सीमा इलाके विद्रोहियों के कब्जे में हैं और सैनिक हथियार डाल रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 17 नवंबर को 447 सैनिकों ने विद्रोहियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। म्यांमार में छिड़े विद्रोह के पीछे चीन की साजिश है। म्यांमार से चीन के सामरिक हित जुड़े हैं। चीन मिलिट्री का समर्थन करता है, लेकिन विद्रोहियों को भी हथियार सप्लाई और समर्थन जारी है। इस विद्रोह से भारत के लिए चिंता की बात यह है कि युद्ध क्षेत्र से आम लोग भागकर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में शरण ले रहे हैं। मिजोरम के चंपालाई जिले में शरणार्थियों की संख्या बढ़ रही है। 2020 से अब तक म्यांमार से 30,000 से ज्यादा लोग मिजोरम पहुंच चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।